स्वागत है। आज हम एक और द्रोणाचार्य नाटक जिसके लेखक हैं शंकर शेष पाठ्य सामग्री की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके मुख्य पात्र कौन से हैं और अन्य पात्र कौन से हैं। इसमें मुख्य पात्र है अरविंद, जो शिक्षक है और बहुत ही आदर्शवादी है, किंतु सत्ता के दबाव में आदर्शों को ताक पर रखना पड़ता है। और दूसरे पात्र हैं विमलेंदु, ये भी एक शिक्षक है और सत्ता के विरोध में अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं। अरविंद है, वे आधुनिक पात्र भी हैं और नाटक के प्रमुख पात्र प्रोफेसर भी हैं। लीला अरविंद की पत्नी है। यदु अरविंद का साथी जूनियर प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, 60 वर्ष की उम्र है उनकी। चंदू अरविंद का छात्र जिसकी उम्र 20 वर्ष है, अरविंद के कॉलेज के प्रेसिडेंट है। और अगला पात्र है अनुराधा, जो 20 वर्षीय छात्रा है। तो ये है आधुनिक पात्र। और पौराणिक पात्र है द्रोणाचार्य, एकलव्य, द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, भीष्म, अर्जुन, युधिष्ठिर और सैनिक। सो ये है पात्र और इनके पात्रों का परिचय हमने संक्षिप्त रूप में देखा। अब हम इस नाटक के सामग्री की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम नाटक का सारांश देखते हैं, जो इस प्रकार है। शंकर शेष का यह सर्वश्रेष्ठ नाटक है, जिसका आज भी जीवंतता के साथ मंचन भी किया जा सकता है। वर्तमान शिक्षक की तुलना उस द्रोणाचार्य से की जाती है, जिसने एक शिक्षक को अन्याय सहने की परंपरा दे डाली और उसे इतिहास हमेशा कोसता रहेगा। अरविंद, जो कि एक शिक्षक है और अपनी नियमित आय से अपनी गृहस्थी चला रहा है, लेकिन सत्ता के दबाव में आकर उसके आदर्शात्मक सिद्धांत, उसकी सोच धरी की धरी रह जाती है और वो व्यवस्था की कठपुतली बनकर रह जाता है। विमलेंदु, जो ठीक वैसा ही पात्र है जिसने शिक्षक के रूप में सत्ता व व्यवस्था के विरोध में अपनी जान गंवाई, उसे झकझोरता है और अरविंद से कहता है कि जाओ तुम भी समझौता करो। यदि समाज तुम्हें भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहता है तो तुम बनो, क्योंकि व्यवस्था के विपरीत नहीं चल सकते। यदि चलोगे तो तुम्हें भी मेरी तरह मार दिया जाएगा। नाटक में बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनमें एक शिक्षक स्वयं ही उलझ कर रह जाता है। ठीक वैसे ही जब युद्ध की भूमि में द्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा था कि कौन मारा गया, अश्वत्थामा नाम का हाथी या पुत्र। विमलेंदु के अंतिम वाक्य से नाटक खत्म होता है कि तू द्रोणाचार्य है, व्यवस्था और कोड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य, इतिहास की धार में लकड़ी के ठूंठ की तरह बहता हुआ, वर्तमान के कगार से लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य, व्यवस्था के लाइट हाउस से अपनी दिशा मांगने वाला टूटे जहाज सा द्रोणाचार्य। इस नाटक का कथानक है कि इस नाटक में महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य के जीवन के प्रसंगों की संवेदनशील झांकियां प्रस्तुत की गई है। अश्वत्थामा का कृपी से दूध पीने की याचना करना, द्रोणाचार्य का कौरव पांडवों का आचार्य बनना, एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांगना, द्रौपदी का चीरहरण करना और युधिष्ठिर का नरो व कंजुरो व अर्धसत्य, इन सभी प्रसंगों के आधार पर प्रोफेसर अरविंद के जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त किया गया है। अरविंद एक मध्यम वर्गीय आदर्श और सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति है। वह एक प्राइवेट कॉलेज का अध्यापक है। उस पर अपनी कैंसरग्रस्त माँ और विधवा बहन की जिंदगी निर्भर है। लड़का मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने वाला है। अरविंद के कॉलेज का प्रेसिडेंट एक व्यापारी है। उसने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए शिक्षण संस्थाएं खोली है। वह कॉलेज के प्रिंसिपल को प्रलोभन और धमकियां देकर ग्रांट के रुपए लेकर अपने लेन देन के व्यवसाय में लगा देता है और हजारों रुपए कमाकर कॉलेज को लौटाता है। प्रेसिडेंट का लड़का राजकुमार कॉलेज में पढ़ता है, जिसे परीक्षा में नकल करते हुए अरविंद पकड़ लेता है। इसकी रिपोर्ट वह यूनिवर्सिटी को भेजकर आदर्श शिक्षा प्रणाली का पालन करता है। अरविंद की पत्नी लीला और मित्र यदु प्रत्याघातों से विचलित हो उसे कभी भी न्याय और सत्य के कठिन रास्ते पर चलने से रोकते हैं। उसका हौसला तोड़ते हुए यदु कहता है, राजकुमार का विरोध करोगे
तो हत्या, चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या से बच नहीं सकते तुम। राजकुमार और उसके साथी बड़े ही क्रूर हैं। अगर ये लोग विमलेंदु की हत्या कर सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं। न्यायप्रिय, सत्यवक्ता, सचरित्र व्यक्ति होने के बावजूद अरविंद कोई भी साहसी निर्णय नहीं कर पाता और विरोध की तकलीफ देह भाषा की जगह समझौते की सुविधाप्रद भाषा बोलने लगता है और सत्ता के कभी भी न टूटने वाले चक्रव्यूह में फंसकर मात्र बड़े बड़े निरर्थक शब्द थूकने वाला नपुंसक बुद्धिवादी बनकर रह जाता है। अपने प्रिय छात्र चंदू का धैर्य बंधाकर वह प्रेसिडेंट के दबाव के आगे झुक जाता है। इतना ही नहीं, चंदू को छात्रों को भड़काने के अभियोग में कॉलेज से निकाल दिया जाता है। प्रेसिडेंट अपने वादे के अनुसार अरविंद को प्रिंसिपल बना देता है। एक दिन राजकुमार कॉलेज की छात्रा अनुराधा की एकांत का लाभ उठाकर उसे बलात्कार करने की कोशिश करता है। संयोग से उस दिन वहां अरविंद पहुंच जाता है और अनुराधा को बचा लेता है। अनुराधा उसके कहने पर राजकुमार के विरुद्ध रिपोर्ट कर देती है, किंतु इस बार भी प्रेसिडेंट बीच बचाव का रास्ता ढूंढकर केस को रफा दफा कर देता है। अनुराधा इस मामले में दृढ़ता से आगे बढ़ती है, पर राजकुमार के गुंडे उसे मारकर रास्ते में फेंक देते हैं। लोग उसे आत्महत्या समझते हैं। अनुराधा के साथ बलात्कार के प्रयास के लिए एक बार फिर अरविंद राजकुमार को सजा नहीं दिला सका। अनुराधा की एक पूर्व नियोजित दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। वह इसके लिए दोषी महसूस करता है, लेकिन उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करता। लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें निराश कर दिया। वह चंदू अनुराधा को न्याय नहीं दिला सका और राजकुमार को सजा दिलवा नहीं सका। हालांकि वह ऐसा करना चाहता था। हर निर्णय लेने में अरविंद को अपने दोस्त और सहयोगी विमलेंदु की भावना से मदद मिली, जो बिल्कुल अपने जैसा था, लेकिन मौत ने उसे बहुत बदल दिया था। यह कहानी एक मोड़ लेती है। प्रेसिडेंट बीमार पड़ जाता है। ब्लड प्रेशर की तकलीफ से निस्तार पाने के लिए वह डॉक्टर की सलाह से सुबह शाम घूमने जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब प्रेसिडेंट रोज अरविंद के साथ टहलने जाने लगता है और एक शाम गिरकर मर जाता है, अरविंद पर प्रेसिडेंट को धकेल कर मारने का अभियोग चलाया जाता है। चंदू चश्मदीद गवाह के रूप में अरविंद के खिलाफ गवाही देता है। यह नाटक चंदू के अर्ध सत्य से समाप्त हो जाता है। अब हम इसकी विशेषता देखते हैं, जो इस प्रकार है। इस कहानी में द्रोणाचार्य को आमतौर पर क्रूर और आत्मकेंद्रित माना जाता है। कह सकते हैं कि यह लड़का जिसने अपने आप धनुर्विद्या सीखा और उसमें कुशल है, उसे द्रोणाचार्य ने स्वार्थ के लिए छीनने का प्रयास किया। लेकिन जब हम ज्ञानियों की दृष्टि से इसे देखें तो लगता है कि यह घटना न होती तो कोई भी एकलव्य को नहीं जानता। हालांकि बाहर से ऐसा लगता है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ अन्याय किया। वास्तव में द्रोणाचार्य ने एकलव्य को केवल एक छात्र होने से शिष्यत्व का प्रतीक बनाने के लिए उत्थान किया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगकर उसे अमरता का आशीर्वाद दिया। तो जब लोग भक्ति के बारे में सोचते हैं तो वे एकलव्य के बारे में सोचते हैं, न कि अर्जुन के बारे में। यह द्रोणाचार्य की महानता है। उन्होंने दोष अपने ऊपर ले लिया और अपने शिष्य का उत्थान किया। इसलिए गुरु के गलत होने पर भी यदि भक्ति है तो कभी भी गलत नहीं हो सकते। लेकिन गुरु गलत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे पक्षपाती थे, लेकिन उन्होंने एकलव्य का उत्थान किया और अपने धर्म कर्तव्य की भी रक्षा की। उनका कर्तव्य था देश के कानून को बनाए रखना। आपके पास राजकुमार से बेहतर कोई नहीं हो सकता। राजनीति में उचित अनुचित नहीं, बल्कि नीति को प्रधानता दी जाती है। वैसे ही एकलव्य भी महान शिष्य है। बिना कुछ सोचे समझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु को दे देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस नाटक की कहानी का सारांश और कथानक तथा विशेषता यहाँ पूर्ण होते हैं। अब हम पाठ्य सामग्री की एक और द्रोणाचार्य नाटक के आधार पर अरविंद और द्रोणाचार्य की तुलना करते हुए नाटक का सारांश लिखिए। 16 मार्क्स के लिए एक प्रश्न इस प्रकार के आ सकता है।
जिसे हम यहाँ देख लेंगे कि वह किस प्रकार लिखा जाएगा, जिससे आप अपने आप एक विस्तारपूर्ण उत्तर लिख सकते हैं। तो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होगा कि सबसे पहले हम लेखक परिचय लिखेंगे, उसके बाद सारांश जो इस प्रकार होगा। शंकर शेष द्वारा लिखित एक और द्रोणाचार्य एक यथार्थवादी नाटक है। यह हमारी शिक्षा प्रणाली में राजनीति, सत्ता और अन्य चीज़ों द्वारा निभाई गई भूमिका से संबंधित है। यह किसी कारण के लिए खड़े होने के हमारे साहस के हाथ से संबंधित है। यह एक इंसान के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में द्रोणाचार्य के चरित्र पर प्रकाश डालता है। नाटक में समानांतर चलने वाली दो कहानियां आपस में गुथी हुई हैं। एक अरविंद है जो एक बहुत ही ईमानदार उच्च सिद्धांत वाले प्रोफेसर हैं। एक कॉलेज अध्यक्ष का बेटा है राजकुमार। परीक्षा के दौरान नकल करते हुए अरविंद द्वारा रंगे हाथों पकड़ा जाता है, लेकिन पत्नी लीला, अपने दोस्त यदु और अध्यक्ष के दबाव में वह राजकुमार की रिपोर्ट भेजने के बदले में कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाता है। कॉलेज का एक अन्य छात्र चंदू, जो राष्ट्रपति द्वारा उसके साथ किए गए अन्याय के कारण राजकुमार को सजा दिलाने पर तुले हुए हैं। उसी कॉलेज की छात्रा अनुराधा के साथ बलात्कार करने के प्रयास के लिए एक बार फिर अरविंद राजकुमार को सजा नहीं दिला सका। अनुराधा की एक पूर्व नियोजित दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। वह इसके लिए दोषी महसूस करता है, लेकिन उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं करता। लोगों को उनसे बहुत ही उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने उन्हें निराश कर दिया। वह चंदू अनुराधा को न्याय नहीं दिला सका और राजकुमार को सजा दिलवा नहीं सका। हालांकि वह ऐसा करना चाहता था, पर निर्णय लेने में अरविंद अपने दोस्त और सहयोगी विमलेंदु की भावनाओं से मदद लेता है, जो बिल्कुल अपने जैसा था, लेकिन मौत ने उसे बहुत बदल दिया था। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को अपनी गरीबी दूर करने और द्रुपद से उसका अपमान का बदला लेने की शिक्षा देना स्वीकार किया। तथाकथित वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के तहत द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगकर और कर्ण को अपना शिष्य न मानकर अन्याय किया, जबकि कौरवों द्वारा द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था। तब द्रोणाचार्य ने उसे बचाने या अपमान से बचाने के लिए कुछ नहीं किया। उनकी पत्नी कृपि और पुत्र अश्वत्थामा का उन पर बहुत प्रभाव था। कृपि का नकारात्मक प्रभाव था। उन्होंने हमेशा अपनी गरीबी के बारे में शिकायत की, इसलिए द्रोण को शाही पुत्रों का या राजकुमारों को शिक्षक होने की नौकरी स्वीकार करनी पड़ी। उसने जो कुछ किया और जो वह नहीं कर सका, उसके लिए उसे अपराध बोध की भावना थी। दोनों कहानियाँ काफ़ी मिलती जुलती प्रकृति की है। कुछ नाटकीय घटनाओं के बाद कॉलेज के अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है और अरविंद पर उसकी हत्या का आरोप लगाया जाता है और चंदू एकमात्र गवाह है। अदालत के दृश्य के दौरान चंदू ठीक उसी तरह से व्यवहार करता है जैसे युद्ध के मैदान में युधिष्ठिर ने किया। जब द्रोण ने उससे पूछा कि क्या अश्वत्थामा, उनके पुत्र या हाथी की मृत्यु हुई है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, लेकिन बहुत धीमे स्वर में कहा कि उन्हें नहीं पता कि हाथी की मृत्यु हुई है या उनके पुत्र की मृत्यु। उसी तरह चंदू कहता है, पूरा सच नहीं, बल्कि उससे जो पूछा जाता है वही सच बोलता है। शिक्षक होने के अलावा अरविंद और द्रोण में बहुत कुछ समान है। दोनों ने कई बड़े बड़े वादे किए, लेकिन किसी ने उसे पूरा नहीं किया। दोनों उच्च सिद्धांतवादी थे, लेकिन जब वास्तविक जीवन की बात आई तो वे आत्मकेंद्रित हो गए। लेखक ने ठीक ही बताया है कि अरविंद और उनके जैसे लोग द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को केवल शस्त्र चलाने की विद्या सिखाई थी, न कि मनुष्य को मनुष्य बनने की कला। अश्वत्थामा में उन्हें जलता हुआ भविष्य दिखाई देता था। यह कथन आज भी सच होता दिखाई देता है कि मानवता धरती से जैसे उठती जा रही है और शिक्षक जो हैं वे मूल्य सिखाने के लिए, मूल्यों की स्थापना करने के लिए, छात्रों का जीवन चरित्र ऊंचा उठाने के लिए नहीं, बल्कि अपना पेट, अपना परिवार पालने के लिए शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं कि सुविधाओं में मेरी धार भौंथरी हो गई। द्रोणाचार्य का यह कथन आज भी उतना ही सटीक है जितना महाभारत काल में द्रुपद से बदला लेने के लिए अपने छात्रों को गलत रास्ते पर डालना
जो शिक्षा के उद्देश्य से भटका रहा है और शिक्षा को भी दूषित कर रहा है। वैसे ही हम अरविंद को भी देखते हैं। कारण जैसे विशिष्ट शिष्य को व्यवस्था की आड़ लेकर ठुकराना पड़ा। जो मुझे अस्त्र और वस्त्र दे रहा है उसी का साथ देना मेरी मजबूरी और आवश्यकता बन गई है। समझौते ने उन्हें कभी इंसान नहीं बनने दिया और इंसानों का निर्माण वे कैसे कर पाते। शिक्षा प्रणाली केवल किताबी और व्यवसायिक शिक्षा दे रही है तो मानव का निर्माण कैसे होगा, चाहे द्रोण हो या अरविंद। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रश्न का सारांश पूरा होता है और इसी प्रकार आप इसकी विशेषता भी लिखेंगे और अपना प्रश्न का उत्तर पूरा करेंगे।